नमस्कार। जय हिंद सभी को। मैं जितेंद्र स्वामी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विथ जेके स्वामी। और जैसा कि पता है, हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। भारत के भूगोल में हम लोग जो भारत के भौतिक प्रदेश है उनकी बात कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, हम हिमालय देख चुके हैं, हम लोग मैदान देख चुके हैं, और उसके बाद हम दक्षिण का जो पठार है वो देख चुके हैं। और विधिवत आपके सामने जो लिखा हुआ है वो आज हम देखने वाले हैं, थार का मरुस्थल और तटीय मैदान। इनकी बारे में आज पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी भौतिक भूगोल हमने पढ़ी है उसका जो भी हमारे भौतिक प्रदेश है उसको लेकर के जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने देखा है। कॉन्सेप्ट के बाद में इन चीजों को समझना है, वो सबको ध्यान रखना है। आज जो भी कोई नया जुड़ा हो वो पहला जो वीडियो है इसका वो जरूर देखें, उसके बाद में ये कंटिन्यू इनको करें तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। भारत के निर्माण की कहानी जो है वो मैंने बताई, उसके बाद में हम आगे बढ़े थे। आज इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे थार के डेजर्ट को, जो हमारा भारतीय मरुस्थल है, महान भारतीय मरुस्थल, उसको समझेंगे। मरुस्थल कैसा होता है उसको समझाने के लिए आपके सामने मरुस्थल भी दिख रहा है आपको कि क्या मरुस्थल के शानदार नजारे होते हैं। और हमारा जो मरुस्थल है वो राजस्थान की मतलब एक पहचान है। मरुस्थल का नाम आते ही हमारे धरती धोरा की जरूर दिमाग में आती है, धरती धोरारी मीठा बोरारी। तो हमारे राजस्थान की जो एक पहचान या फिर बहुत शानदार तरीके से हमारे राजस्थान का नाम आते ही सबके इमेज में बनने वाला कि हाँ भाई रेगिस्तान, तो वो चीजें हैं, बिना पानी का सुनसान। खैर कोई बात नहीं, राजस्थान में वैसे भी यहाँ कहते हैं कि अठे खून सस्तो और पानी महंगो है ना। तो ये बड़ी बातें बताई गई हमारे राजस्थान के अंदर। तो ये धोरे ऐसे ही नहीं है, बहुत पहचान है वीरों की धरती राजस्थान। और इसमें जो ज्यादातर मरुस्थल पाया जाता है भारत का, ऐसा नहीं है कि अकेले राजस्थान में पाया जाता है, और भी राज्यों में पाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये पाया जा रहा है। ऐसा नहीं है महान भारतीय मरुस्थल केवल भारत में ही है, नाम महान भारतीय के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान में पाया जाता है। और रेगिस्तान की जब बात होती है तो ऊंटों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो धरती धोरा और धोरे जो है उस पर ऊंट जिस तरह से चलता है, और हमारे राजस्थान की जो पहचान है वो सारी, आज हम इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल से चर्चा करेंगे कि इस मरुस्थल के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, और बहुत कुछ बातें हैं वो सारी करेंगे। सबसे पहले मानचित्र के अंदर इसकी लोकेशन हम समझें तो आप देखिए, हमारे भारत के मानचित्र के अंदर आप दिख रहा होगा कि यहाँ पर अपना राजस्थान है, और राजस्थान और पाकिस्तान दो देशों के अंदर ये फैला हुआ है। दो देशों में ये मरुस्थल फैला हुआ है। अब ये जो दो देशों में, राजस्थान तो एक राज्य है जो कि हमारे भारत का भाग है, और ऐसा नहीं कि भारत के केवल राजस्थान में ही है, दो देशों में है, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। और भारत के भी कौन कौन से राज्यों में है, राजस्थान की मैंने बात कर ली, और भी राज्य हैं वो भी देखेंगे। तो आपको जब मैप याद होता है तो मैप के अंदर आप पहचान जाते हैं कि राजस्थान के एकदम यहाँ पर कौन सा राज्य है, और थोड़ा सा इधर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से राज्य है, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से में है। एक बार हम सैटेलाइट व्यू के माध्यम से थोड़ा सा देखिए तो देखिए मरुस्थल इस तरह से हमारे यहाँ दिखाई देता है, और ये पाकिस्तान का पूरा एरिया है, सिंधु नदी के इस तरफ का प्रवाह अपवाह तंत्र जो इस तरह से आ रहा है। मरुस्थल में थोड़ी हरियाली कैसी होती है वो भी आप समझ सकते हो। देखिए मैदान है, मैदान के अंदर आपको अलग हरियाली दिखेगी, लेकिन यहाँ अलग। अपना हिमालय है, हिमालय आपको देखते ही दो अलग ही दिख रहा है आपको। तो हिमालय ऊंचा होने की वजह से यहाँ पर ऊंचा भाग है, इस वजह से थोड़ा सा आपको कलर में इसको दिख रहा होगा। मानचित्र के अंदर यदि हम चले तो देखिए अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा जो राजस्थान है उसमें फैला हुआ है मरुस्थल। जो भी भारत का मरुस्थल है सबसे ज्यादा राजस्थान में है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो हरियाणा, और हरियाणा के साथ पंजाब, और पंजाब के बाद ये थोड़ा साउथ में जब हम चलते हैं गुजरात। ये चार राज्य हैं जिसमें महान भारतीय मरुस्थल का विस्तार है। हमने बात की थी कि मरुस्थल आया कहां से, पाकिस्तान और भारत में तो है ही, और ये यहाँ पर है, तो मरुस्थल आया कहां से। तो एक सागर के बारे में मैंने आपको बात की थी, याद आया होगा पहले वीडियो को लेकर के, कि एक टैथिस सागर था, और जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता जा रहा था वैसे वैसे टैथिस सागर का जो पानी है वो भी अरब सागर के अंदर उड़ जा रहा था, और ये अरब सागर में चला गया था। यहाँ पर एक सागर बहा करता था, ये एक रहा करता था ओसिन, टैथिस ओसिन। वो जो उसने जगह खाली की है, उसके बाद जो मरुस्थल बचा है, मिट्टी बची है, उसे हम लोग मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये टैथिस सागर का अवशेष है। इसका प्रमाण मैंने आपको बताया था उसी वीडियो के अंदर कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो कुछ झीलें पाई जाती हैं, खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, तो यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की जो झील है वो किसका अवशेष है, वो किसका प्रमाण देती हैं, वो इस बात का प्रमाण देती हैं, एविडेंस देती हैं कि यहाँ वास्तव में सागर था। और इस मिट्टी में पाए जाने वाला लवण इस बात का प्रमाण देता है, और लवण के साथ साथ यहाँ जो एक मोटी मिट्टी के जो कण है वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर टैथिस सागर हुआ करता था। और
वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि जब तैती सागर ने यहाँ पर जगह छोड़ी थी तो यहाँ ऐसा नहीं था, बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन इस मरुस्थल के वर्तमान विकास के लिए जो ज्यादा मरुस्थलीकरण बढ़ता गया, इसके पीछे मानवीय गतिविधियां ज्यादा थी। मनुष्य ने जो बहुत ज्यादा पशुचारण किया यहाँ पर, और बहुत ज्यादा जो अत्यधिक कृषि का और ये कार्य जो किए, उसकी वजह से भी यहाँ पर मरुस्थलीकरण ज्यादा बढ़ता गया। यदि मनुष्य के ज्यादा यहाँ पर निवास ना होता तो कहते हैं कि भूगोलवेता की यहाँ पर हो सकता है इतना मरुस्थल ना होता। आज भी जनसंख्या की वजह से इसका लगातार विस्तार हो रहा है। क्यों जनसंख्या की बात आई है तो बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, उस मामले में बड़ा मरुस्थल है। वैसे 17 नंबर का मरुस्थल आता है, इससे बड़े बहुत सारे 16 मरुस्थल और है, लेकिन यदि हम बात करें कि जहां पर सबसे ज्यादा पब्लिक निवास करती हो, उस पब्लिक के मामले में सबसे बड़ा मरुस्थल है दुनिया का। यहां पर राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का 40% जो पार्ट है वो यहां पर निवास करता है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा मरुस्थल नहीं है जहां पर इतनी सारी जनसंख्या रहती हो। तो मरुस्थल होने के बावजूद भी यहां पर बहुत सारी पब्लिक रहती है, तो एक बहुत बड़ी बात है, ये भी आप लोग इसके बारे में नोट करना। सबसे ज्यादा यदि राजस्थान में है तो राजस्थान का जो टोटल फिजिकल रीजन है, पूरा जो भारत, ये राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, उसके 61% के ऊपर 61% जो भूभाग है उसके ऊपर ये मरुस्थल फैला हुआ है, और ये पूरी की पूरी तरह से मरुस्थल से कवर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। राजस्थान के 61% के ऊपर 40% जो है वो पॉपुलेशन भी निवास करती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात जो आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि ये मरुस्थल एक तरह से हम देखा जाए तो कि पूरी तरीके से एक जैसा ही पाया जाता है, यहां पर भी थोड़ा अलग अलग है। एक तो हम देखें ऐसा मरुस्थल जो बहुत भयंकर वाला मरुस्थल होता है, समझ रहे हो, जिसको हम लोग शुष्क एरिया बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके का मरुस्थल, जहां पर आपने सुना हो कि आपने कहानियां भी सुनी हो कि मरुस्थल इस तरह से होता है कि रात को हवा से एक पूरे के पूरे टीलों का जो पहाड़ है वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे भी मरुस्थल होता है, और ऐसा के अलावा कुछ ऐसा कम भी होता है। तो इस आधार पर यहाँ के मरुस्थल को भी दो भागों में बांटते हैं, एक तो बहुत खतरनाक वाला जो मरुस्थल होता है वो, और एक थोड़ा सा कम है उस आधार पे। ऐसे यदि हम देखें तो राजस्थान के 12 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर मरुस्थल पाया जाता है। राजस्थान के जो 33 डिस्ट्रिक्ट है उनमें से 12 के अंदर मरुस्थल पाया जाता है। इन 12 में जो 6 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है, यानी अति मरुस्थलीकरण है, वहां पर बहुत ज्यादा मरुस्थल है। अब वो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो वो 6 जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल यहाँ बॉर्डर के पास में पड़ते हैं, यहाँ एकदम नजदीक वाले जो जिले हैं वो यहाँ पर पड़ते हैं। अब इसके अंदर अपना जालोर आ गया है, और इसके बाद अपना ये जालोर तो बाद में आएगा, ये बाड़मेर आ गया। सबसे पहले बाड़मेर से शुरू करते हैं। जालोर में थोड़ा सा कम पाया जाता है पूर्ण मरुस्थल। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे राजस्थान के जिले जहां पर क्या होता है, संपूर्ण तरीके से मरुस्थल होता है, पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं। यहाँ इनके अंदर पूरे में 100% जो है वो मरुस्थल पाया जाता है। पूर्ण मरुस्थल वाले जिलों में एक बाड़मेर का जिला आता है, दूसरा उसके बाद में आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद जो तीसरा जिला आता है वो आता है जोधपुर, और जोधपुर के बाद में जो चौथा जिला आता है वो आता है अपना उसके पास में ही बीकानेर, और बीकानेर के पास में ही 2 जिले हैं जिनमें एक जिला है गंगानगर। तो ये 4 जिले तो वो है जो एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं, तो उनमें पूरी तरीके से मरुस्थल है। और 2 जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर पे ना होकर के थोड़ा सा साइड में है, लेकिन फिर भी वहां पर मरुस्थल है। उनमें से एक तो जोधपुर आ गया है और एक आ गया अपना हनुमानगढ़। तो ऐसा करते हुए ये 6 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर कंप्लीटली पूरी तरीके से यहाँ पर मरुस्थल बहुत भयंकर तरीके से पाया जाता है, और 6 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर संपूर्ण तरीके से मरुस्थल नहीं पाया जाता, उसमें थोड़ा सा कम पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि आंशिक मरुस्थल पाया जाता है। उसमें कुछ भागों के अंदर उनमें मरुस्थल पाया जाता है। उन 6 जिलों के अंदर बच गया वो बाड़मेर के पास में ही, जहां से शुरू करते हैं हम, वहां एक तो जालोर जिसके अंदर थोड़ा सा पूर्ण मरुस्थल नहीं पाया जाता, आधों के अंदर या फिर कुछ भाग में मरुस्थल पाया जाता है। इसके बाद एक जिला है जिसका नाम है पाली, फिर उसके बाद में एक जिला है जिसका नाम है नागौर, फिर उसके बाद एक जिला है जिसका नाम है चूरू, और फिर उसके बाद में है अपना झुंझुनू, 5 नंबर का जो है वो झुंझुनू, और फिर उसके बाद में एक जिला है जिसका नाम है सिक्कर। तो ऐसे करते हुए यहाँ पर ये 6 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर संपूर्ण तरीके से मरुस्थल पाया जाता है, और 6 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो आधा मरुस्थल है, या हम कह सकते हैं कि कुछ भाग में पूरी तरीके से इनमें मरुस्थल नहीं पाया जाता। ऐसे करते हुए 12 जिलों में
राजस्थान के मरुस्थल है। अब भारत की टेंशन है ये, ऐसा नहीं कि अकेले राजस्थान की, भारत की टेंशन है कि लगातार मरुस्थलीकरण हो रहा है और मरुस्थल लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान का ये अलग से जो मैप है उसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो भाग है पूरी तरीके से ये यहाँ पर बाड़मेर आ गया, जैसलमेर आ गया है और ये जोधपुर का एरिया आ गया है और फिर ये हमारे यहाँ पर बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, इनके अंदर ही पाया जाता है। इसको भी अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। जब कभी राजस्थान का इतिहास, ये राजस्थान का जो भूगोल पढ़ा जाता है उसके अंदर इनको भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है कि देखिए इसमें भी जहां घग्गर नदी बहती है उसको घग्गर का मैदान कहते हैं और जो हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश है उसके अंदर भी हम लोग इसको जो रेतीला एक भाग है जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। जैसे यहाँ पर एक लूणी नदी बहती है अजमेर से निकल करके गुजरात की तरफ जाती है, वो उसको लूणी बेसिन के नाम से जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो अपना शेखावाटी और बांगड़ क्षेत्र है उसके नाम से उसको उस मैदान के नाम से जानेंगे। उसके बाद आती है अपनी ये अरावली। देखिए यहाँ पर अरावली है ये। अब अरावली से पश्चिम की तरफ, अरावली से पश्चिम की तरफ मरुस्थल है। इसका मतलब राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसमें भी संपूर्ण तरीके से मरुस्थल नहीं पाया जाता। केवल जो वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी दिशा जो है उसके अंदर ही ये मरुस्थल पाया जा रहा है। पश्चिम साइड के जो 12 जिले हैं उनके अंदर ये पाया जा रहा है। अब आज ये और भी आगे बढ़ सकता था। देखिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आज ये और भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन क्या हुआ, अरावली ने एक बॉर्डर का कार्य किया है। तो एक बड़ी बात है कि महान भारतीय मरुस्थल को थोड़ा और इंडिया के अंदर इसको फैलने से कौन रोकती है, उसका विस्तार कौन रोकती है, तो अरावली है जो इसके विस्तार को रोक रखी है। नहीं तो संभवतः ये भी बातें हो रही होती है, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से इसका अध्ययन किया गया उस हिसाब से कि मरुस्थल जो बना था उससे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में इधर भी हो सकता है और भी ज्यादा बढ़ता है, लेकिन अरावली ने इसको एक रोकने का, एक बॉर्डर का कार्य किया है। साथ में हम लोग और इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जाने तो पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत की टेंशन थी। इसलिए क्या हुआ, हमारी भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया जिसके तहत 142 जो है वो डेजर्ट ब्लॉक बांटे थे पूरे देश के अंदर। 142 ब्लॉकों में बांटा था जहां पर मतलब रेगिस्तान पाया जाता है। अब चाहे वो महान भारतीय मरुस्थल हो या फिर और भी थोड़ा बहुत जो ऐसी मिट्टी जो थोड़ा खेती के हिसाब से थोड़ा कम पाई जाती है, जैसे इधर इंदौर के आसपास का कुछ ऐसा एरिया माना जाता है जहां पर मरुस्थलीकरण ज्यादा है। तो ऐसे में पूरे देश में 142 ब्लॉकों के अंदर जो है वो मरुस्थल को बांटा गया था। अब इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हो कि केवल 85 जो है वो अकेले राजस्थान के अंदर है। तो आप इसी से अंदाजा लगा दो कि राजस्थान के साथ साथ इसकी पूरे भारत में इसकी टेंशन है और ये 33 सागर का अवशेष होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा खेती के आधार पर भी थोड़ा सा कम कार्य किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में आप सबको पता है कि यहाँ पर जब हम नदियां पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे कि सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है हरि का बैराज और इस हरि का बैराज से एक नहर निकाली गई जिसको आज वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो है वो अपने यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर तक सिंचाई हो रही है उससे। ये रेगिस्तानी जो एरिया ना, उस रेगिस्तानी एरिया के अंदर बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर सिंचाई हो रही है और जो हमारा रेगिस्तान था वो कभी कुछ भी काम का नहीं था, आज ये सोना उगल रहा है। मतलब काफी अच्छे तरीके से इसको कार्य में लिया जा रहा है। तो हमने मनुष्य है, मनुष्य सबको सुधार देता है। तो मरुस्थल किस बात की, किस खेत की मूड़ी है, यहाँ क्यों नहीं सुधारेगा। हमने इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से सुधारा, नदियों को सुधार लिया मनुष्य ने, तो मरुस्थल को भी यहाँ पर है वो काम में लेना शुरू कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसा करते हुए हमारे मरुस्थल की ये सारी बातें थी। तो अर्ध शुष्क और ये अरावली पर्वतमाला, मैदान, हाड़ौती, ये पूरे एक राजस्थान के एक भौतिक प्रदेशों का भाग था। अरावली मैंने आपको बताया था जब मरुस्थल पढ़ा, ये अपन जो प्लेटो पढ़ रहे थे, भारत की प्रमुख पहाड़ियां और पठार जो पढ़ रहे थे, उस पठार के अंदर हमने अरावली की बात की थी। तो ये दुनिया की प्राचीनतम पर्वतमाला है, उससे इधर वाला सारा का सारा मरुस्थल है। तो ऐसा करते हुए ये सारी बातें मरुस्थल की थी। मरुस्थल के बाद हम चलते हैं कहां, जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे तटीय मैदान के ऊपर। जो तटीय मैदान है उनकी बात करते हैं। तट का मतलब होता है किनारा, और किनारे के ऊपर जो मैदान बने हुए हैं उनकी हमने बात की थी कि ये समुद्रीय ज्वार जो भाटा था उससे बने हैं, और इसके अलावा समुद्र के पास में होने की वजह से यहाँ पर जो है वो जो भी हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट जो है, जो हम द्वीप ये इसके तहत थोड़ा पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो उसके बाद जो है, उनके बाद इधर जो समुद्र के किनारे की तरफ जो मैदान बने हुए हैं, उन्हीं मैदानों को हम लोग तटीय मैदान कहते हैं, कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। अब इनके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसमें कहां क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पर गुजरात से लेकर के और यहाँ वेस्ट बंगाल तक का जो तट है, कोस्टल बॉर्डर है, तटीय मैदान है। तो इस तटीय सीमा की जो लंबाई है, ये तटीय जो बॉर्डर है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर।
तो ये 6100 किलोमीटर एरिया के अंदर समुद्री सीमा के सारे एकदम पैरेलल जो है वो फैला हुआ है। और इस मैदान का जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है, इसको अलग नामों से जाना जाता है, कुछ स्टेट के अकॉर्डिंग और कुछ अलग जो है वो जगह के आधार पर। तो हम इसको नामों के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट था वैसे ही हमने इसको भी दो भागों में बांट दिया। जो चीज हमारे यहां पूर्व की तरफ थी उसको तो हमने बोल दिया पूर्वी तटीय मैदान, एक पूरा नाम यहां से लेकर के यहां तक का, और इधर वाले जो थे उनके लिए हमने बोल दिया पश्चिमी तट, है ना। और ऐसे करते हुए दो नाम बोले। इनके नाम बोलने के साथ साथ हमने उनको और भी कई नामों से जाना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि जो 6100 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो हमारे 9 स्टेट बनाते हैं, 9 राज्य बनाते हैं। 9 राज्यों के द्वारा ये जो है वो बॉर्डर बनाई जाती है। थोड़ा सा मैप को लेकर के मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप थोड़ा सा मैप को देखेंगे तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी। और मैं भी आपको कोशिश करूंगा कि मैप को लेकर के एक बहुत शानदार सा एक वीडियो लेकर के आऊं आपके लिए, जिसमें आप लोग बहुत सारी जो चीजें हैं वो मैप से संबंधित क्वेश्चन को क्लियर करें, क्योंकि आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड देखा जा रहा है उसके हिसाब से मैप में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ मैप के आधार पर जो भी चीजें आपके लिए ला सकती है, तो हम उसको भी पूरा तरीके से कवर करेंगे और तब चीजों को और भी ज्यादा देखना है ना। तो अभी हम यदि देखें तो 9 राज्य हैं, 9 राज्य गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक। इसमें हम इसको पहले तो दो भागों में बांटे, एक तो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान कहां से शुरू होता है, गुजरात से लेकर के और यहां अपना तमिलनाडु तक का जो एरिया है वहां तक शुरू या वहां तक है। कौन कौन से राज्य आ जाते हैं इसमें, तो यहाँ पर एक तो गुजरात आ जाएगा, दूसरा जो है वो अपना महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरा जो है वो गोवा आ जाएगा, उसके बाद में ये कर्नाटक आ जाएगा, चौथे नंबर कर्नाटक, और पांचवें नंबर पर जो है वो केरल आ जाएगा। तो 5 राज्य ऐसे जो इस तट पर है और उस 5 राज्यों के अंदर ये मैदान फैला हुआ है। अब इसको भी देखिए क्या नाम दिया गया है, इसको अलग अलग नाम दिए गए, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो गुजरात था उस गुजरात का जो ये पूरा तट है, इस तट को हम किस नाम से जानते हैं, इसको काठियावाड़ के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसको अलग अलग तरीके से आप लोग मेंशन करना। इसके अलावा गुजरात का यही जो तट है वहां पर क्या है, वहां पर एक अलग अंदर की तरफ भी एक मैदान है जिसको हम कच्छ का रण बोलते हैं। ये कच्छ का रण भी एक ऐसा मैदान है जो कि इस तटीय मैदान से मिलता जुलता है, जहां पर थोड़ा कृषि से संबंधित जो गतिविधि है वो कम होती है, क्योंकि पता है आपको समुद्र के पास में होने की वजह से यहाँ पर ये मिट्टी जो है वो ऐसी नहीं है जैसी हमारी उत्तर के विशाल मैदान के अंदर है, तो इसको कच्छ का रण कहा जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग जो गुजरात के थोड़ा सा नीचे आएंगे, महाराष्ट्र से सटे हुए एरिया में आएंगे, तो इसे हम बोलते हैं सौराष्ट्र तट के नाम से जानते हैं, सौराष्ट्र तट। और सौराष्ट्र जो है वो आपने खूब नाम सुना होगा, ये यहाँ पर कहते हैं इतिहास के अंदर सौराष्ट्रों का एक समूह था, इसलिए इसको सौराष्ट्र नाम दिया गया था। आज बहुत फेमस है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट जब होता है तो वहां पर देखिए गुजरात की टीम होती है, महाराष्ट्र की टीम होती है, लेकिन सौराष्ट्र अलग से आपने कई बार नाम सुना होगा कि सौराष्ट्र की टीम भी होती है, तो ये बहुत फेमस नाम है, इसलिए इसका भी नाम याद रखना भाई, ये सौराष्ट्र तट है। उसके बाद ये जो अपना दमन द्वीप है, या दमन से लेकर के और जो गोवा तक का जो तट है, या मोस्टली हम इससे नीचे थोड़ा सा बात करते हैं मुंबई, तो वहां से लेकर के गोवा तक का जो तट है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो कोंकण तट का आपको स्पेशली याद रखना है, कौन सा स्टेट या कौन सी जगह है जिसको हम कोंकण तट बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप मेंशन कर लेना अपने नोट्सों के अंदर। कोंकण तट अलग से हेडिंग बना लेना, सबसे पहले काठियावाड़ लिख लेना, इसको किस तरह से आप कच्चा मानचित्र बना सकते हैं अपने हिसाब से भाई कैसा है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से भी आप लोग इन चीजों को देख सकते हैं। और टेलीग्राम का जो है वो लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन करके इसी अपने सेम जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए गोवा से लेकर के और यहाँ पर कर्नाटक के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है मंगलोर। इस मंगलोर तक का जो तट है, इस मंगलोर तक के तट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर केनरा तट भी है, तो देखिए यहाँ पर इसको नोट करना, मंगलोर। मंगलोर जो है यहां तक का तट केनरा तट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ये कर्नाटक का होने की वजह से इसको एक और नाम दिया गया, और वो जो नाम दिया गया वो है कन्नड़ तट। कन्नड़ या कन्नड़ के साथ साथ इसको कर्नाटक तट भी बोलते हैं, राज्य के नाम से भी जान लेते हैं इसको, कन्नड़ या कर्नाटक तट। तो ये आपको याद रखना है, गोवा से लेकर के और कहां तक का, मंगलोर तक का, ठीक है। मंगलोर कर्नाटक के अंदर है, और इन तटों में कुछ खास बातें हैं जो हम लोग देखेंगे। पहले इनका नाम देख लो यहां तक का, फिर उसके बाद में उस तरफ की बातें हम लोग करेंगे। यहां पर कर्नाटक के बाद में मैंगलोर से लेकर के और अपना कन्याकुमारी तक का जो
भाग है यहाँ एकदम अंत वाला लास्ट वाला जो भाग है, यहां से लेकर के यहां तक का देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो तट है, इस तट को हम किस नाम से जानते हैं? ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। इसको आप कैसे भी करके याद कर लेना, क्योंकि इसको हम बोलते हैं मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो मालाबार तट है वो कौन से बड़ा है? यहाँ पर ये कौन सा राज्य पड़ता है इधर? केरल। तो केरल वाला मोस्टली जो तट है वो मालाबार तट है। इसको पूरा हम देखें तो कर्नाटक का मैंगलोर जो है वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक का था, इसलिए ऐसा करते हुए हमने इसको अलग अलग तरीके से बांटा है। ये लगभग 1400 किलोमीटर एरिया में है, यहां से लेकर के यहां तक की हम बात करते हैं तो 1400 किलोमीटर एरिया के अंदर ये वाला है। जैसे टोटल 61 जो है, तो इसमें इसका जो है वो लंबाई 1400 किलोमीटर मानी गई है। ऐसा करते हुए इसको ध्यान रखना। अब देखिए, इस तट पर कुछ चीजें और है जो हमें समझनी है। जो किनारा होता है वहां पर समुद्र होता है, और समुद्र के अंदर हम लोग जब व्यापार करते हैं तो वहां पर समुद्रों में जो जहाज होते हैं उसमें सामान चढ़ाने के लिए और उतारने के लिए एक स्टेशन बनाया जाता है, और जो स्टेशन बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बंदरगाह बोलते हैं। बंदरगाह नाम सुना होगा आपने, सी पोर्ट। बंदरगाह जहां से बंदर चढ़ाए जाते हैं, उतारे जाते हैं, मतलब कि कोई भी सामान हम कंटेनर वगैरह उतारते हैं, चढ़ाते हैं, तो बंदरगाह कहलाते हैं। इस तट पर कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह भी बने हुए हैं जिनको भी थोड़ा सा याद रखना है। जैसे मुंबई के अंदर मुंबई बंदरगाह बना हुआ है, बहुत फेमस है, और एक नेचुरल बंदरगाह है। जब कभी अंग्रेज हमारे देश के अंदर थे तो अंग्रेज लोग भी जब आया करते थे तो मुंबई में आकर के उतरते थे। कहीं से भी दूसरे देशों से कोई भी आएगा तो इधर से आकर के ही एंट्री किया करते थे। इसलिए मुंबई जो सी पोर्ट है उसको इंडिया का एंट्री गेट भी माना गया है इतिहास के अंदर, जब कभी हमारे जहाज वगैरह नहीं हुआ करते थे उस समय में। इसीलिए देखिए, मुंबई के अंदर इस बंदरगाह के पास में एक गेट बना हुआ है जिसका नाम था गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया इसीलिए बनाया गया क्योंकि एक अंग्रेज था, और अंग्रेज जिसके आगमन में जॉर्ज पंचम था और उसकी रानी थी मेरी, ठीक है, उसका नाम था, उसकी रानी थी, तो वो रानी मेरी थी। ये लोग आए थे और आने के उपलक्ष्य में इनके वेलकम के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। एक गेट बना हुआ है और ताज होटल के से एकदम नजदीक दिखता है। उसके बाद में अरब सागर दिखता है, बहुत शानदार नजारे हैं, कभी जाकर के देखना। इसके लिए भी आपको नौकरी लगना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के उधर जाना होगा, तब जाकर के हम देखें तो वास्तव में बहुत शानदार नजारे यहां से नजर आते हैं। और ये जो नजर आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो हमारा कोंकण तट वाला जो मैदान है, इस मैदान पर ही ये सी पोर्ट बना हुआ है, मुंबई सी पोर्ट। तो ये साथ साथ बंदरगाह भी आप लोग इनको देख ही लिए। फिर वहां क्या हुआ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने लग गया, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे बहुत ज्यादा मतलब जहाज आने लगे इधर। तो जब इसका प्रेशर ज्यादा हो गया तो यहां पर एक और जो है वो बंदरगाह बनाया गया इसके नजदीक ही, जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो सी पोर्ट है वो भी इसके पास में बना हुआ है, इसका प्रेशर कम करने के लिए बनाया गया, मतलब ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो ये भी एक बंदरगाह बना हुआ है। फिर हम चलते हैं यहां पर, कहा, गोवा के अंदर। तो जब गोवा में हम लोग एंट्री करते हैं तो गोवा के अंदर क्या है, एक नदी है, इस गोवा में एक नदी है, और नदियों के तहत भी हम बात करेंगे। उस नदी का नाम है जुआरी नदी, और इस जुआरी नदी के मुहाने पर कई बार क्या होता है, मुहाने को काट करके फिर जो बंदरगाह बना दिया जाता है। इसके लिए कैसे देखिए, इसके लिए मैं आपको एक अलग से चित्र बना करके बताऊं तो बंदरगाह क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई भी पानी भरा हुआ है, कोई भी समुद्र भरा हुआ है, और समुद्र का जो पानी भरा होता है उसके अंदर यहाँ जमीन होती है। अब जमीन होती है तो समुद्र का जो किनारा होता है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि आगे का भाग ऐसे जमीन होगी और आगे का भाग जो है वो इस तरह से स्लोप रहता है, इसमें इस तरह से रहता है ये। अब यहाँ जो जमीन का डाउन भाग होता है वहीं पर पानी भरता है। अब कोई जहाज इसमें चलता हुआ आएगा तो यहां पर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नजदीक आना पड़ेगा। नजदीक आना पड़ेगा तो ये जो मिट्टी है ना इसको पास में नहीं आने देगी। अब नहीं आने देगी तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से काट करके और फिर एक नया द्वीप वो बना देते हैं, एक बंदरगाह बना देते हैं, यहां तक काट देते हैं इसको। अब काटने की वजह से वो जहाज आराम से यहाँ आकर के रुक सकते हैं, और रुक करके यहाँ से हम सामान चढ़ा सकते हैं, उतार सकते हैं। इस तरह से ये कुछ हमारे जो कृत्रिम बंदरगाह वो भी बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमारे से नेचुरल में बने हुए थे, और कुछ ऐसे थे जो मनुष्य ने ऐसे काट करके फिर बनाए। अब इन्हीं प्राकृतिक बंदरगाहों में क्या हुआ, हमने तो बहुत तगड़े दिमाग लगाए, और हमने दिमाग लगा के ऐसा कर लिया, जैसे यहाँ पर ये समुद्र भरा हुआ था और इसमें ऐसे नदी आकर के मिल रही थी, ऐसे नदी आकर के अचानक से कूद रही थी इसमें इस तरह से। अब ऐसे ही ज्वारी नदी आ रही थी। अब नदी आकर के इसमें गिरी तो पानी आ रहा था इसमें। हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि यहां पर इस समुद्र को यहां तक तो खोद ही दिया, इसके बाद हमने इस नदी को भी खोद दिया, यहां से मतलब गहरा कर दिया इसको यहां आगे तक। और जब आगे तक इसको गहरा कर दिया तो कोई भी जहाज जो आएगा वो इसमें आराम से यहां तक जा सकता है, आगे तक जा सकता है।
और ये यहां से वापस भी आ सकता है, और इधर सहारे रुक करके यहां से हम इसमें सामान उतार सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ इधर भी उतार सकते हैं, ये वाला किनारा भी हम काम में ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, हम इतना सा काम करे थे, इससे देखो दो दो चीजें काम आ गया हमें। एक तो बहुत तगड़ा स्पेस मिल गया, एक तो इधर वाला स्पेस पूरा मिल गया, एक इधर वाला स्पेस मिल गया। और ऐसा करते हुए नदी को खोद करके भी कई बार क्या बना दिया जाता है, बंदरगाह बना दिया जाता है। ऐसा ही गुजरात में, ये गोवा में किया गया है। यहां पर एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या था, जुआरी नदी थी। और गोवा में दो महत्वपूर्ण नदी है, एक मांडवी जिसको गोवा की लाइफलाइन बोलते हैं, और एक नदी है जुआरी। तो इस जुआरी नदी को ही ऐसे खोद करके और फिर यहां पर सी पोर्ट बना दिया गया, बंदरगाह बना दिया गया। उस बंदरगाह का नाम जो है वो आपको याद रखना है, मार्मुगाओ बंदरगाह है, जो वो इसको कहा जाता है मार्मुगाओ। तो ये गोवा से ही गांव याद रखना आपको। और मार्मुगाओ बंदरगाह जो बनाया गया तो वास्तव में बहुत तगड़ा हुआ। यदि हम यही चीज यहां बनाते ना तो इसको बहुत लंबे समय तक यहां तक खोदते, फिर हमें स्पेस इतना नहीं मिलता जितना इधर मिल रहा है। ये बहुत शानदार काम हुआ। ऐसा ही हमने एक और किया है, कभी नदियां हम पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि गंगा नदी जो बहती है, गंगा नदी एक फरक्का नामक जगह है, वहां से जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है। और जहां दो भागों में बढ़ती तो एक और नदी थी हमारी, उस नदी का नाम था हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। और इस हुगली नदी को भी काट करके हमने एक बंदरगाह बनाया है जिसका हुगली सी पोर्ट के नाम से उसको जाना गया है। तो वो भी कहा है, बंगाल के अंदर है। तो ऐसे हमने खूब सारे बना रखे। आप, मुझे उम्मीद है बंदरगाह समझ गए होंगे, और इन तीनों बंदरगाहों को आपने याद कर लिया होगा। तीन बंदरगाह कौन कौन से, एक तो हमारे मुंबई बंदरगाह, एक जवाहरलाल नेहरू, और एक हमारा ये न्यू मार्मुगाओ बंदरगाह। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं मैंगलोर, तो ये मैंगलोर भी एक सी पोर्ट है, और यहां पर भी हमने एक सी पोर्ट बना रखा है, बंदरगाह बना रखा है, ये काफी फेमस है। इसके अलावा यहां पर देखिए केरल का जो तट है, यहां पर केरल के अंदर एक झील भी बनी हुई है, बहुत फेमस झील है जिसका नाम है बेम्बनाड। ये बेम्बनाड जो झील है भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है, इसे लॉन्गेस्ट जो लेक है ये, और ये केरल के अंदर है। वो भी इसी जो हमारा मैदान है, हमारा जो तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन है, उस प्लेन एरिया के अंदर ये है, समझ रहे हो। इसके अलावा एक और झील है जिसका नाम है अन्नामुद्री या अष्टामुद्री जिसको बोलते हैं, अष्टामुद्री, ये भी यहाँ पर है। इन्हीं झीलों में लंबी होने की वजह से यहाँ पर क्या होती है, जैसे नौका दौड़ वाली जो चीजें हैं, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी होती है कि यहाँ पर नौका दौड़ाई जाती है, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि लंबी है और आराम से जो स्पेस मिल जाता है इतना कि यहाँ तक दौड़ लगा सके। तो ऐसा करते हुए ये हमारा इधर वाला जो प्लेन एरिया था, कोस्टल प्लेन था, जिसकी हमने पूरी बातें की। अब हम बात करते हैं उधर वाले प्लेन की, जो कि हमारा कौन सा है, पूर्वी तट हम इसको बोल सकते हैं, और पूर्वी तटीय मैदान है इसको हम बोल सकते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसकी भी हम सारी बातें करते हैं। यहाँ कौन कौन से सी पोर्ट है और यहाँ इसको लोकल नाम से किस नाम से जाना जाता है, वैसे आपको दिख रहा होगा, लेकिन और भी देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, ये शुरू हो जाता है कहाँ, कन्याकुमारी, यहाँ तमिलनाडु से, और तमिलनाडु से लेकर के यहाँ पर एक नदी आती है अपनी इस तरफ से आकर के मिलती है, और उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। तो यहां से लेकर के कृष्णा नदी का जो माउथ है, इसका जो डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी, उस डेल्टा बनाने तक का ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को हम जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। ये कोरोमंडल तट कहलाता है। तो बहुत फेमस नाम है ये, आपको पूरा नाम दिख रहा है आराम से, आप इसको बहुत गजब तरीके से चीजों को देखें। तो कोरोमंडल तट कौन सा है, तो मोस्टली हम बात करें तो कौन सा राज्य आ जाएगा, ये मोस्टली जो बड़ा राज्य आ जाएगा वो तमिलनाडु राज्य आ जाएगा। तो इस तमिलनाडु राज्य के अंदर कोरोमंडल तट है। कई बार पूछा जाता है, मलाबार और कोरोमंडल तट सबसे ज्यादा बार पूछे गए प्रश्नों में से है, इनमें बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना, जहां केरल है वहां कोरो नहीं है, के और के मैच नहीं होता है मामला। ऐसा होता था बहुत अच्छा होता, हम कैसे क्या याद रख ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां कोरोमंडल केरल में नहीं है, वो तमिलनाडु में है। कोरोमंडल की एक और बहुत खास बात है। खास बात क्या है, जब भी हमारे यहाँ मानसून आता है तो मानसून इस तरफ से आएगा, मानसूनी हवाएं भारत के इस भाग से टकराएगा, वैसे आता है इस तरफ से, इसलिए इंडिया का जो मानसून है ना, वो इधर से प्रवेश करने की वजह से हमारे मानसून का नाम ही क्या है, इस दिशा के नाम से हम इसको जानते हैं। ये दिशा कौन सी है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट का जो मानसून है वो उत्तरी पश्चिमी मानसून इंडिया के अंदर आता है, और जब ये इंडिया में आता है तो यहां से टकरा के दो भाग में बढ़ जाता है। एक हवाएं तो इधर से आती है बंगाल की खाड़ी से, और एक हवाएं आती है अपनी अरब सागर से। अब ये जगह पता नहीं कौन सी भगवान की दया से क्या हुआ, भगवान के घर अंधेरा हो गया इधर, और यहां पर इस कोरोमंडल तट पर जब मानसून आता है तो यहां पर बारिश करता ही नहीं है, पूरा का पूरा बेचारा सूखा रह जाता है, और बादले ऊपर की तरफ चल जाते हैं और ऊपर खूब बरस जाते हैं, लेकिन इधर नहीं बरसते। लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर तो होती है लेकिन अंधेर नहीं होती, इधर अंधेर नहीं हुआ। सितंबर महीने में यही मानसून वापस लौटता है, रिटर्न होता है, और जब मानसून इधर लौटता है तो लौटता हुआ मानसून यहां दबा के बारिश करता है, खूब बारिश होती है यहां पर। वैसे आजकल 2-3 साल से ट्रेंड है कि इंडिया में हर जगह लौटता हुआ मानसून बढ़िया बारिश कर रहा है, लेकिन
भूगोल किताबों के अनुसार, और 5 साल पहले की बात करें तो लौटता हुआ मानसून भारत में कहीं बारिश नहीं करता था, सिवाय छोड़ दिया जाए किसको, कोरोमंडल को। तो यहां पर कोरोमंडल तट पर बहुत शानदार बारिश होती है, इसी से आप लोग इसको याद रख लेना नाम, कोरोमंडल मतलब तमिलनाडु के अंदर। फिर आ जाइए कहां, कृष्णा नदी मुहाने से लेकर के, और अपना यहां पर है एक महानदी, महानदी बहती है। थोड़ा सा नदियां और पढ़ोगे तब इनको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, नदियों के भी लोकेशन आपको पता चलेगी कहां क्या किस तरह से। तो इस महानदी तक का जो भाग है, इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, उत्तरी सरकार तट, समझ रहे हो। तो यहां पर इसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, इसका नाम है उत्तरी सरकार। अंग्रेजी वाले इसको नॉर्थ गवर्नमेंट मत बोल देना, ठीक है, सरकार इसी के नाम से पड़ी हुई है, कहीं तुम सोचो कि गवर्नमेंट हम लोग बोल दें इसको, गवर्नमेंट के नाम से चल जाए। तो उत्तरी सरकार तट है यहां तक का तट, जिसमें मोस्टली अपना आंध्र प्रदेश का एरिया आ गया है और ओडिशा का जो एरिया है वो आ गया है। और इसी के अंदर देखिए आंध्र प्रदेश का एक तट है जिसको उत्तरी सरकार के तहत ही हम लोग एक नाम और देते हैं, जैसे उत्तरी सरकार तो है ही उसका, लेकिन मोस्टली आंध्र प्रदेश के अंदर एक खान भी है, देखो यहाँ फेमस, जहां से हमारा कोहिनूर हीरा निकला था, उस खान का नाम है गोलकुंडा। तो इस गोलकुंडा के नाम से ही इसको गोलकुंडा तट भी बोलते हैं। तो ये कहां वाला है, आंध्र प्रदेश वाला। फिर हम जैसे आगे चलते हैं तो महानदी है, और महानदी के ऊपर जो है वो एक नदी और बहती है, स्वर्ण रेखा, है ना, स्वर्ण रेखा नदी। इन दोनों के बीच में भी एक तट पाया जाता है, जिस तट को हम बोलते हैं बोंगा तट। तो यहाँ पर एक बोंगा तट भी है, जिसको भी आप थोड़ा सा याद रखना, और उत्तरी सरकार है। और इसके अंदर ही, उत्तरी सरकार के अंदर ही जो हमारा ये उड़ीसा का जो तट है, उड़ीसा का जो तट है, इस उड़ीसा का जो मैदान है, हम ये कह सकते हैं कि उड़ीसा के अंदर जो मैदान बना है, इसका भी एक नाम और दिया गया है, और वो नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, उसका नाम है उत्कल तट, है ना। तो ऐसे करते हुए उत्कल तट के नाम से भी इसको थोड़ा सा याद रखना कि उत्कल तट कहां पर है, तो वो उड़ीसा के अंदर है, ये भी आप लोग इसको मेंशन कर लेना। तो ये उत्कल तट हो गया। ऐसे करते हुए यहाँ पर इन तटों के जो ये कोस्टल जो प्लेन है, उनके अलग अलग हिसाब से अलग अलग नाम मैंने आपको बता दिए हैं, और ये हमारा पूर्व की तरफ होने की वजह से पूर्वी तट भी इसको नाम जो है वो दिया गया है, बंगाल की खाड़ी की तरफ ये है। अब इन तटों के अंदर भी देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग कर लेते हैं। कौन कौन से यहाँ पर, सबसे पहले तो देखिए बंदरगाह कौन से पाए जाते हैं। तो बंदरगाह जो है वो यहाँ पर एक नदी आती है, इधर हुगली नदी जो मैंने अभी भी बताई थी, जिसको काट करके उसके अंदर तक जो है वो हमने क्या बना दिया, एक बंदरगाह बना दिया, उसका नाम उसकी नदी के नाम पर ही हो गया, और वो नाम है हुगली बंदरगाह। एक पारादीप भी बंदरगाह पाया जाता है इधर, और एक जो है वो हमारा फेमस जो बंदरगाह, जो भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है, और ये जो अपना तमिलनाडु है उसकी कैपिटल है चेन्नई। तो ये चेन्नई जो है, यहां पर भी एक बंदरगाह बना हुआ है जिसको चेन्नई बंदरगाह, और ये सबसे प्राचीनतम बंदरगाहों के अंदर एक है, तो ये फेमस है यहाँ पर, उसको भी थोड़ा सा याद रखना। एक अपना जो है वो इधर आंध्र प्रदेश के अंदर ही विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। तो ये विशाखापट्टनम भी जो है वो बंदरगाह इस मैदान के अंदर ही पाए जाने वाला एक बहुत शानदार है। और इस तरह से हम लोग यदि इनकी बात करें तो बहुत ही गजब तरीके से यहाँ पर ये चीजें पाई गई हैं। और झील की बात करते हैं अपन, तो देखिए कृष्णा, और ये जो कृष्णा नदी है, और दूसरी अपनी जो ये यहाँ कृष्णा नदी का जो मुहाना है, वहां तक तो एक कोरोमंडल तट हो गया। तो कोरोमंडल तट के अंदर ही, कोरोमंडल तट में ही अपने दो राज्य है, एक आंध्र प्रदेश और एक है अपना ये तमिलनाडु। इन दोनों के मुहाने पर एक झील पाई जाती है जिसको हम पुलिकट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पुलिकट तट भी झील भी है। और पुलिकट झीलों के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल से बात करेंगे। द्वीपों की जब बात करेंगे तो उस द्वीपों में हम जानेंगे कि देखिए यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। नाम पहचान गए होंगे आप लोग, श्रीहरिकोटा बोले तो इसरो का एक लॉन्चिंग पैड बना हुआ है। तो वो लॉन्चिंग पैड जो है वो पुलिकट के पास में ही द्वीप है। उस द्वीप के ऊपर मैं कोशिश करूंगा मैप के माध्यम से इसको भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं। यहाँ पर नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा हम चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, शायद यहाँ पर होगा एक मैप इसमें ऐसा। हाँ ये देखिए पुलिकट, ये यहाँ पर पुलिकट बनी हुई है, पुलिकट झील है जिसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और ये अपनी थी वेम्बनाड और अष्टामुद्री थी। एक अपनी इसमें फेमस जो झील है उड़ीसा में वो है चिल्का। चिल्का जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना। और ये खारे पानी की झील है तो इस मामले में आप लोग इसको याद रखना। चिल्का कहाँ है तो चिल्का उड़ीसा में है। सूर्य इधर से पड़ता है, इधर आते ही सूर्य चिल्का पटक देता है। तो ऐसे में आप लोग इसको याद रखना कैसे भी करके। तो ये भी अपने मैदान के अंदर ही पाई जाने वाली झील है। इसके बारे में कहते हैं भारत की बड़ी है, किस आधार पे? ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, लेगून झील। अब ये लेगून लेक क्या होती है? लेगून होती है जैसे समुद्र का पानी यहाँ पर आया कभी भी ज्वार भाटा के माध्यम से या कैसे बारिश के माध्यम से, तो जो पानी वापस समुद्र में जाता है
जो पानी समुद्र में जाता है, वो जाता हुआ पानी जो है वो किसी भी खड्डे के माध्यम से या कैसे भी वो रुक जाता है, पानी जो रुक जाता है, बैक वाटर जिसको अपन बोलते हैं। तो ऐसी झीलें ये कहलाती हैं। तो बैक वाटर से बनी हुई झीलें हैं ये, जो समुद्र में ना जाकर के खड्डे की वजह से वहां पर पानी इकट्ठा रह जाता है, आप ये मान के चलिए इसको। तो ऐसे करते हुए हमारे इधर यहाँ पूरा का पूरा जो 6100 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ एक तटीय मैदान था, जिस मैदान के अंदर जो मोस्टली जो चीजें थी वो हमने बात की, कवर की, कहाँ कहाँ किस तरह से क्या इसको नाम दिया गया है। आप इसको प्रॉपर तरीके से इसी से याद रखिए कि इसको जो नाम है वो नाम क्या क्या दिए गए हैं, उस नामों से आपको पूरा का पूरा मेंशन करना है कि कहाँ किस नाम से इसको जाना गया। अब इधर के स्टेट और देख ले अपन कि स्टेट कौन कौन से, इधर यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिसके तहत ये पाए जाते हैं। तो देखिए उन स्टेट के अंदर सबसे पहले तो अपना आ गया तमिलनाडु, नंबर 1 पे तमिलनाडु आ गया अपना। उसके बाद दूसरा जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश आ गया है। ये काफी लंबी बॉर्डर बनाते हैं इसलिए यहाँ पर ज्यादा कवर नहीं होता है और ज्यादा स्टेट नहीं आएंगे इधर। एक उड़ीसा आ गया अपना और एक आ गया अपना वेस्ट बंगाल। तो लगभग 4 राज्य इधर है जो हमारे मोस्टली हैं और जिनके बारे में आपको याद रखना। तो 4 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, टोटल कितने स्टेट थे? 9 स्टेट थे। इसमें भी हम थोड़ा बहुत कन्याकुमारी तक जाएं तो इधर 6 स्टेट भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु में इस वाले जो मैदान है उसका थोड़ा बहुत भाग है, तो हम लोग उसको इधर भी शामिल कर सकते हैं और यहाँ पर भी हमने कर लिया इसको। तो केरल मोस्टली शामिल किया मैंने, इसीलिए 5 तक लिखा है। ऐसा करते हुए हमारे जो ये मैदान थे, इन मैदान के बारे में पूरी बातें थी जो हमने देखी है और इनको तुमने समझा है। ये इस तरह से और भी मैप के माध्यम से हम समझे तो देखिए ये मैदान जहां जहां भी आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है वहां पर दिख रहा है। यहाँ तो ये पहाड़ियां है, ये अपना घाट है वेस्टर्न घाट वाला, और ये भी अपना घाट है जो इधर कट थे क्योंकि चीजें बना रखी थी। अब आपको ये पूछा जाए कि ये मैदान चौड़ा कहां पर है, सबसे ज्यादा जो इसका एक्सटेंस है ना वो कहां पर है, ये आपसे पूछा जाए तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पर है ये सबसे चौड़ा। अब यहाँ क्यों है? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर एक नदी दिख रही होगी, कृष्णा नदी बह रही है और ये कृष्णा नदी आकर के और ये कृष्णा नदी यहाँ पर खत्म हो रही है। इधर एक अपनी जो है वो गोदावरी नदी आ रही है और गोदावरी नदी भी आकर कहाँ खत्म हो रही है? यहाँ बन रही है। और नदियां जो आती है और नदियां आकर के जहां पर खत्म होती है, तो नदियां जो बनाती है वो क्या बनाती है? नदियां बनाती है डेल्टा। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियों ने डेल्टा बनाया? कृष्णा और यहाँ पर जो गोदावरी नदी है, इन्होंने हमारे जो ये डेल्टा बनाया। इसकी वजह से, इन डेल्टाओं की वजह से ये मैदान क्या हो गया? थोड़ा सा चौड़ा हो गया। यहाँ से सबसे ज्यादा चौड़ा है और इधर भी थोड़े डेल्टा थे, जैसे कावेरी नदी थी, तो कावेरी नदी का डेल्टा होने की वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा इसका विस्तार ज्यादा है। इधर आप देखो एकदम सीधा सीधा विस्तार ही है, समझ रहे हो? कहीं कहीं पर 80 किलोमीटर तक मिल जाता है, कहीं तक 100 किलोमीटर तक मिल जाता है, कहीं 10 किलोमीटर के आसपास में भी है। तो ऐसा करते हुए इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। मुझे उम्मीद है आपको उसको बहुत शानदार तरीके से देखा होगा। अब आगे का वीडियो जो है हम लास्ट भौतिक प्रदेश को लेकर के करेंगे बात, जो है हमारा द्वीप समूह। द्वीपों में भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक एक द्वीप पर लेके चलूं और सारे को तरीके से आपको चीजों को बताई जाए। और कुछ बच्चे थे जो कह रहे हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कौन कौन सा, किस तरह से इसका सीक्वेंस कैसा है वीडियो का, कि पहले कौन सा पढ़े बाद में कौन सा। तो देखिए जहां से मैंने भारत के निर्माण की कहानी पढ़ा रखी है वहां से जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं पूरे सीक्वेंस से ही आ रहे हैं, तो उनको तरीके से देखिए। बीच में एक वो पॉलिटिकल पार्टी वाला आ गया तो आप समझ सकते हो कि वो तो उसका नहीं है, तो वो उसका अलग है। मैं प्ले लिस्ट और बनवा दूंगा भारत के भूगोल की, तो उसमें एकदम सीरियल तरीके से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जैसा बाद में आया था उस बाद के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट आज आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ के लिए काफी था, जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करके जाना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।